वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 22 ऑफ माफिया रिवेंज लव। एक फाइल को टेबल पर पटकते हुए एक 50 साल की औरत अपने सामने बैठे लड़के को देखते हुए कहती है। तभी वो लड़का जो करीब 28 साल के आसपास होगा अपनी गरी आंखों से उस औरत को देख मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स मॉम, मैंने सब पता कर लिया है। वो सौर्य प्रताप अपनी बेटी को उसी यूनिवर्सिटी में भेज रहा है जहाँ उसकी मुलाकात होगी मुझसे, मतलब अदैत सिंघानिया से। आखिरी बात बोलते वक्त उसका गोरा चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है और वो उसी रूम में लगी एक तस्वीर को देख उस पर चढ़े फूल की माला को सही करते हुए कहता है, देखना डैड, आपके कातिल की बेटी को उसके बाप की सजा मैं कैसे देता हूँ ना। उस पूरी प्रताप फैमिली को खून के आंसू रुलाया ना। तो मेरा नाम भी अदेत सिंघानिया नहीं। तभी वे औरत अदेत के कंधे पर हाथ रख उसे शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ अदेत, हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। जो खेल मैंने 18 साल पहले शुरू किया था उसे अब तुम मुकम्मल करोगे। जिस तरह उस सोरे ने तुम्हारे डैड को बेदर्दी से मार डाला उसी तरह मुझे भी उसकी मौत देखनी है। अदैत अपनी देखती नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, जरूर होगा माँ, फिलहाल अब हम इंडिया के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने दुश्मन का सामने से सामना करने का। इंडिया जाने की बात सुनते ही वो औरत जिसका नाम सयानी था थोड़ा अटकते हुए कहती है, क्या हम उसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे। आदित्य केवल स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल मॉम, तभी तो मजा आएगा ना जब हम उसके ही खून को उसके ही खिलाफ खड़ा करेंगे, खुद की ढाल बनाकर। कहीं वे उसे पहचान ना ले, क्योंकि अगर वे सॉरी उसे पहचान गया तो उसे एक सेकंड नहीं लगेगा हमें उसे अपना बनाने में। तुम जानते हो ना, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता, चाहे सालों का वही फासला क्यों ना हो। सयानी की बात सुनने के बाद भी अदित पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वे अपने पॉकेट से सिगरेट का डब्बा निकाल उसमें से एक सिगरेट निको अपने होठों के बीच फंसाते हुए उसे लाइटर से जलाकर एक लंबा धुआं छोड़ते हुए कहता है, रिलैक्स मॉम, फिलहाल हमारा टारगेट उसकी बेटी है। एक बार वो मेरे जाल में फंस जाए फिर वो सूर्य कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरे प्रताप की फैमिली की जान जो बसती है उसमें सूर्य का नाम, सूर्य का यही नाम है ना उसका। सूर्य का नाम सुनते ही अदित के होठों पर अचानक से एक मुस्कान आ जाती है जिसका कारण शायद वे खुद नहीं समझता। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और अचानक से उसकी आंखों के सामने एक लड़के का हंसता हुआ चेहरा आकर गुजर जाता है। तब अदित तुरंत अपनी आंखें खोल अपनी माँ से नजरें चुराते हुए कहता है, जी मॉम, यही नाम है उसका, दिखने में भी सुंदर होगी। सयानी जी उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए आगे कहती है। सयानी जी की बात सुन अदित अपनी वॉइस सुकट उन्हें घूरते हुए कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं मॉम, वो सुंदर हो क्या, बदसूरत, मुझे अपने मकसद पूरा करना है, उसके साथ जिंदगी नहीं बितानी। तभी सयानी जी मुस्कुराते हुए अदित के गालों को सहलाने लगती है, अपना ये शब्द याद रखना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक नई कहानी की शुरुआत हो जाए जिसकी शुरुआत तो दुश्मनी से होती है लेकिन अंत प्यार से। क्योंकि मैंने उसकी माँ को देखा था, भला की खूबसूरत थी और शायद अभी भी है। ये बातें कहते वक्त उनके चेहरे पर गुस्से के साथ जलन साफ दिख रही थी। अदित अपनी मॉम की बातों का कुछ जवाब देता उससे पहले एक 18 साल का लड़का उसके गले लग जाता है और अदित के कान में उस लड़के की आवाज पड़ती है, बोरो, आप यहाँ हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। अदित उस लड़के को घूरते हुए हल्का गुस्से में कहता है, अंश, आपने ड्रिंक की है, कितनी बार कहा है आपसे कि अभी ये सब करने की उम्र नहीं है आपकी। अदित को अंश पर गुस्सा करते देख सयानी जी तुरंत अंश को अपने पीछे कर अदित को देखते हुए कहती है, अदित, ये इंडिया नहीं है, लंदन है और यहाँ ये सब नॉर्मल है, तुम इसे मत डांटो। सयानी जी की बात सुन अदित धीरे से उसके कान में कहता है, जानता हूँ आप ये सब जानबूझकर कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे यह बर्दाश्त नहीं। तभी अदित अपनी दमदार आवाज में जोर से कहता है, अंश, हम कल इंडिया जा रहे हैं, आपकी आगे की पढ़ाई वहीं से होगी, तो अच्छा होगा कि आप अपना ये शौक यहीं पर छोड़ दो। इतना बोल अदित दोनों को घूरते हुए कमरे से निकल जाता है। वहीं अदित के जाते ही अंश तुरंत सयानी जी के गले लग मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मॉम, बड़ों के साथ गुस्से से मुझे बचाने के लिए। तभी सयानी जी तुरंत उसे खुद से दूर कर हल्का मुस्कुराते हुए हल्का गुस्सा करते हुए कहती है, कितनी बार कहा तुझसे कि मुझसे चिपका मत कर। और वो अपना हाथ झाड़ते हुए वहां से निकल जाती है। लंदन डायमंड क्लब के एक कोने में एक लड़का जो करीब 18 साल का था, वो अपने हाथ में ड्रिंक लिए बैठा हुआ था। तभी एक और लड़का जो करीब उसके ही उम्र का था वे उसके पास आकर बैठते हुए कहता है, व्हाट है पढ़हंस, तू आज इतनी ड्रिंक क्यों कर रहा है, क्या आज हम फिर तेरी मॉम ने कुछ कहा तुझसे। उस लड़की की बात सुन अंश अपनी बुरी बुरी नसीली आंखों इस पर डाल तुरंत अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक के गिलास को खाली कर उसे जोर से टेबल पर पटकते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर उनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, और अगर मैं उन्हें नहीं पसंद ही नहीं था तो जन्म ही क्यों दिया मुझे। वो हमेशा तो भाई की डांट से मुझे बचा लेती है लेकिन कभी खुद सीधे मुंह बात तक नहीं करती। अंश को गुस्सा होता देख वो लड़का जिसका नाम जोसेफ था, वो अंश का चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो उसकी तरफ एक और ड्रिंक का गिलास बढ़ाते हुए कहता है, जस्ट चिल ब्रो, तू एक बात समझ नहीं रहा, तेरी माँ उसी चीज़ के लिए तेरी बड़ों के सामने तुझे सपोर्ट करती है जो चीज़ गलत होती है। और एक बात बोलो, मुझे तो तेरी पूरी फैमिली में झोल नजर आता है, कहीं उन्होंने तुझे कहीं से उठाकर तो नहीं लाया।
जोसेफ की बात सुन जैसे ही कुछ बोलने को होता है, एक लड़की पीछे से उसके गले लग उसके गाल को चूमते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे बेबी। सॉरी थोड़ी लेट हो गई, बट डोंट वरी, आज पूरी रात हम खूब मस्ती करेंगे और तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट भी तुम्हें मिल जाएगा। उस लड़की की बात सुनते ही अंश का मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाता है और वो अपनी आंखों से ही जोसेफ को वहां से जाने का इशारा करता है। उसके जाते ही वो लड़की का हाथ पकड़ अपने सामने कर उसे खींचते हुए अपनी गोद में बैठाता है और तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगता है। अंश के होठ अपने होठों से मिलते ही वे लड़की भी अपने एक हाथ को उसके गाल पर रख उसे चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे को बराबर चूम रहे थे। कभी अंश उसके होठों को अपने मुंह में लेकर चूमता तो कभी वो लड़की उसके होठों को अपने मुंह में लेती। हाँ, जहाँ वे दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे वहीं अंश का हाथ उस लड़की की थाई पर चल रहा था, क्योंकि उस लड़की ने एक शॉर्ट लेदर स्कर्ट पहनी हुई थी और ऊपर एक इस स्ट्रिप पर अटका टॉप जो उसके पूरे शरीर को ढकने में नाकामयाब था। अंश अचानक से उस लड़की के होठों को छोड़ अपना हाथ उसके स्कर्ट के अंदर ले जाते हुए हाँफते हुए कहता है, नाउ आई कांट कंट्रोल, लेट्स गो। ईशानी अंश की बात सुन। वो लड़की जिसका नाम ईशानी था वो अंश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, कंट्रोल तो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ बेबी, लेट्स गो। थोड़ी ही देर में दोनों वो क्लब के लिफ्ट में जाते हैं और वापस से एक दूसरे को चूमने लगते हैं। दोनों अभी फिलहाल पागलों की तरह एक दूसरे को चूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने दिनों के प्यासे हो। तभी लिफ्ट खुलती है, लेकिन दोनों का किस नहीं रुकता, बल्कि अंश तुरंत ईशानी को अपनी गोद में उठा लेता है और ईशानी भी अपने दोनों पैर उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेट लेती है। दोनों ही उसी तरह एक दूसरे को चूमते हुए कॉरिडोर से होते हुए एक रूम में चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन सब के लिए एक आम बात थी। वहीं इस रूम में दोनों ही बेड पर थे और दोनों के ही कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ उसी क्लब के एक दूसरे कमरे में एक मीटिंग चल रही थी। तभी उस मीटिंग में किसी के गुस्से से चीखती हुई आवाज आती है, शौर्य शौर्य शौर्य, तंग आ गया हूँ मैं इस नाम से। आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल कैसे गया, जबकि वो यहाँ तक आया भी नहीं। उस आवाज को सुन एक शख्स थोड़ा डरते हुए कहता है, अदित सर, वे कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो बस फाइल पर उसका नाम देखकर ही उन्हें अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। उस शख्स की बात सुन उसके सामने बैठे अद्वैत का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी नज़र उस शख्स पर डाल अपने दांत पीसते हुए कहने लगता है तुझे अपनी जान से ज्यादा वो शौर्य सी प्यार प्रताप पसंद है। अगर मैं तुझे अभी के अभी गोली मार दूं तो क्या वो तुझे बचाने आएगा, जिसका तू अभी इतना गुणगान कर रहा है। इतना बोल वो अपने कोट के अंदर से गन निकाल उस शख्स के माथे पर लगा देता है। अदित के गुस्से को देखो शख्स अपने दोनों हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सॉरी सर, माफ कर दीजिए, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया है और जो मैंने सुना है बस वही बोला। तभी अदित अपनी गन को वापस से कोट के अंदर डाल गुस्से में वहां से निकल कर बाहर चला जाता है। और उसके जाते ही वहां मौजूद सभी लोग एक चैन की सांस लेते हैं। अदित मीटिंग रूम से बाहर निकलकर अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, बस कुछ दिन और सौर्य सी प्रताप, बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं तुम्हारी मौत बन के। उधर कमरे में अंश और ईशानी एक दूसरे में लिपटे पड़े थे और ईशानी गुस्से से उसे घूर रही थी। तभी अंश अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे देखते हुए कहता है, ऐसे घूरने बंद करो ईशानी, मैंने जो बोला वही सुना तुमने। ब्रो का ऑर्डर है, हम कल ही इंडिया जा रहे हैं और शायद हमेशा के लिए। अंश की बात सुन ईशानी तुरंत उसके ऊपर आकर अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, और मेरा क्या अंश, कैसे रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना, यू नो नाउ हाउ मच आई लव यू। इतना बोल वो हल्के से अंश के होठ चूम लेती है। प्रताप विला शौर्य का और आरवी एक औरत के गले लग हंसते हुए एक साथ कहती है, बुआ आपका भाई, बस अभी अभी आई हूँ और कैसे ना आती। आज आज तो मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है। एक औरत जो करीब 45 साल के आसपास थी वो शौर्य के माथे को चूमते हुए कहती है, गुड़िया। तभी शौर्य मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़ी उस औरत को देख कहता है, जी भाई। वे औरत जिसका नाम गुड़िया था वे तुरंत शौर्य का और आरवी का हाथ पकड़ उन्हें लिए शौर्य के सामने जाती है। तब तक शौर्य और शौर्य के साथ साथ घर के सभी लोग खड़े हो जाते हैं। वही गुड़िया तुरंत आकर शौर्य के सीने से लगकर मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी गुड़िया अब पूरी तरह से ठीक हो गई है भाई। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने चमचे से पूछ लो। गुड़िया की बात सुनते ही सबकी नजरें दरवाजे पर जाती है, जहां रोनी जो शौर्य का खास और ट्रस्टेड आदमी था वो अपने हाथों में बैग पकड़े खड़ा गुड़िया को गुस्से से घूर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख वहां मौजूद सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है और सभी उसे देख एक साथ हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुड़िया एक एक कर सभी से मिल डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और सभी के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। आज प्रताप विला में एक अलग ही माहौल था। गुड़िया आगे आते ही समर जी वे बहुत खुश थे, आखिर वे उनकी पहली बेटी थी। हमेशा ही सही समर जी ने गुड़िया को अपनी बेटी माना था। भले ही गुड़िया की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसने हमेशा से ही उन्हें अपना पिता माना था और शौर्य को अपना भाई। यहाँ तक कि वे दक्ष से ज्यादा इज्जत शौर्य की करती थी। वहीं इधर शौर्य अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर रोनित को कुछ इशारा कर अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और रोनित भी उसके पीछे चला जाता है। स्टडी रूम कुछ पता चला उस बच्चे का। शौर्य अपने सामने खड़े रोनित को देखते हुए कहता है, नहीं सर, उस शख्स ने उसे वहाँ
कहाँ रखा है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक सोर्स से एक बात पता चली है कि उसने शादी की थी। वोट, शादी और दक्षिण। सूर्य थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, यस सर, ये बात पूरी तरह कन्फर्म है, उसने शादी की थी, बाकी की डिटेल कुछ दिन में मिल जाएगी। रोहित की पूरी बात सुन सूर्य किसी सोच में पड़ जाता है। वो रोनित को एक नज़र देख अपनी प्लेन अंदाज में कहता है, उसकी वाइफ की डिटेल निकालो। कमरे से जाने का इशारा कर अपना सिर चेयर से ठिकाते हुए कहता है, शादी की थी, लेकिन आज तक ये बात मुझ तक पहुंची क्यों नहीं, और मुझे क्यों कुछ अजीब फीलिंग आ रही है। ये सुनकर नीचे लिविंग हॉल में नूर अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी अपनी आंखों में आग लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे पूरे परिवार को देख गुस्से से कहती है, मैं भी कभी इस भ्रम में थी कि यह परिवार मेरा भी है, लेकिन मेरा भ्रम उस दिन चकनाचूर हो गया जब जरूरत पड़ने पर उस परिवार के लोगों ने मेरे पति को पीछे रख सबसे पहले खुद के परिवार की जान बचाई थी। इतना बोलते ही नूर को वह पल याद आने लगता है जब वह हादसा हुआ था। समरजी के ऑर्डर पर सबसे पहले सूर्य, कार्तिका, युवान और उसके बच्चे को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। जब तक जतिन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर ने नूर को देखकर कहा था कि अगर इन्हें कुछ देर पहले लाया जाता तो शायद वे उसे बचा पाते। डॉक्टर के शब्द आज तक नूर के दिमाग में गूंजते रहते हैं। एक नज़र उन सभी को देख नूर वापस अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो अब किसी के साथ ना उठती बैठती थी और ना ही साथ खाना खाती थी। सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका था। कार्तिका अपने एक हाथ में व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप लटकाए बारी बारी सोरी का और आरवी को प्यार कर घर से निकल जाती है। उसके बाद सोरे भी निकल जाता है, क्योंकि उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए बंगलुरु से बाहर जाना था, जिसके लिए वो एयरपोर्ट जा रहा था। लंदन एक विला जो देखने में लकड़ी का लग रहा था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। विला के बीच में एक बड़ा स्विमिंग पूल था। कमरे में एक औरत दीवार पर टंगी एक तस्वीर को देखते हुए गुस्से से कहती है, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। मेरे बरसों पहले की मेहनत को अब हमारा बेटा सफल करेगा। बस कुछ दिन और फिर सूर्य सिंह प्रताप के पूरे परिवार का खात्मा होगा। लेकिन दुश्मनी तो तुम्हारी उसकी बीवी से है ना सयानी। एक आवाज़ अचानक पीछे से आती है। सयानी पीछे पलटकर एक साथी मुस्कान के साथ कहती है, ठीक कहा आपने डैड, मेरी दुश्मनी उस कृतिका से है। आखिर वही तो है जिस कारण आज मैं अपने पति के साथ नहीं हूँ। उसकी खूबसूरती को देखकर ही तो उसने मुझे और मेरे बेटे को छोड़ उसको अपना बनाने का सोचा, और हमें छोड़ वो इंडिया चला गया। आखिरी बात उसने तस्वीर को देखकर गुस्से में दांत पीसते हुए कही। तभी वो शख्स जिसे सयानी ने डेट कहा था, जो एक छड़ी के सहारे खड़े थे, वो गुस्से में बोलते हैं, जबरदस्त संभल कर सयानी, जो खेल तुमने अपने गुस्से और जलन में शुरू किया था, उसमें अब तुमने खुद के बेटे को भी शामिल कर लिया है। जिस दिन उसके सामने पूरा सच आया, उस दिन तुम अपने बेटे से भी हाथ धो बैठोगी। याद रखो, एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो तुमने उससे छुपा कर रखी है, और ऊपर से तुम्हारा ये झूठ। शट अप डैड, कैसे पिता हैं आप। मेरा पति मुझे और अपने 10 साल के बेटे को छोड़कर कृतिका की खूबसूरती में बहकर चला गया, और आपको अपनी ही बेटी की लत लग रही है। सयानी गुस्से में चीखती है, चिल्लाओ मत सयानी, तुम्हारा पति उसके पास गया था, उसने नहीं बुलाया था, और उसे जो सजा मिली थी वो उसे अच्छी तरह डिजर्व करता था। सयानी के डैड ने कहा। सयानी अपने कपड़े बैग में रखते हुए कहती है, जिस खेल को जीतने के लिए मैंने उस सोरे, जो खुद को माफिया किंग कहता है, उसके हाथों से उसका कुछ दिन का जन्मा बच्चा छीन लिया, तो सोचो डैड, मैं और किस हद तक जा सकती हूँ। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसके डैड लंबी सांस खींचकर कहते हैं, पिता हूँ तुम्हारा, इसी नाते समझा रहा हूँ। तुमने जो भी सूर्य से छीना है वो उसे वापस मिल सकता है, लेकिन इसके चक्कर में जो तुम खोगी शायद ही कभी वापस पाओगी। इतना बोल वो कमरे से निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों में अदेत अपनी माँ और भाई अंश के साथ प्राइवेट जेट में था। जेट इंडिया के लिए उड़ान भर चुका था, जो एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था। अदेत एक फाइल अंश की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे कॉलेज की डिटेल, बहुत टाइम है, अभी पढ़ लो। अंश, जो ईयरबड्स लगाए ईशानी से बात कर रहा था, वो तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर फाइल लेते ही बंद कर देता है। प्लीज ब्रो, मुझे नहीं पढ़ना किसी कॉलेज में अब, और मेडिकल फील्ड में तो बिल्कुल नहीं जाना। मैं आपके काम में आपकी हेल्प कर दूंगा। अदेत गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो, जो मैंने डिसाइड किया है तुम्हें वही करना पड़ेगा, और मैं खुद उस कॉलेज में रहूंगा एज ए प्रोफेसर, ताकि तुम पर नजर रख सको। अंश गुस्से में दूसरी तरफ चले जाता है। अदेत आंखें बंद कर खुद से कहता है, जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। भले ही मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं रहूंगा, लेकिन तो हमारी प्रोफेसर बनेगी, और उसके सामने तुम्हारी जो इमेज आएगी वो देखने में मजा आएगा। थोड़ी ही देर में अदेत का जेट एयरपोर्ट पर लैंड होता है। अंश गुस्से में जेट से उतरकर बाहर की तरफ निकल रहा था कि वो किसी से टकरा जाता है, लेकिन वह गिरता उससे पहले ही उस शख्स से उसका हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। अंश गुस्से में उस आदमी का हाथ झटकते हुए कहता है, दिखाई नहीं देता तुम्हें, और अगर ठीक से देख नहीं पाते हो तो अपने घर पर क्यों नहीं रहते। वहीं पास में मौजूद गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन शौर्य अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक देता है। अंश उसे घूरते हुए निकल जाता है। रोनी तुरंत शौर्य के पास आकर कहता है, सर, इस बदतमीज लड़के ने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं कहा क्यों। सूर्य अपनी नज़र अंश से हटाकर सपाट लहजे में कहता है, पता नहीं क्यों, और आगे बढ़ जाता है। वहीं कुछ दूरी पर खड़े अद्वैत ने यह नज़ारा देख मुस्कुराते हुए कहता है, बाप और बेटे का मिलन इतनी जल्दी हो गया, वो भी इस तरह। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अब बारी है मेरी और उसकी मुलाकात की। इतना बोल वो भी आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन खुद को सूर्य की नज़रों में नहीं आने देता।
एक हफ्ते बाद प्रताप विला रात का समय कृतिका आईने के सामने बैठी अपने बालों को संवार रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, जिस कारण वो बार बार अपने बालों पर एक ही जगह कंघी चलाई जा रही थी। तभी वॉशरूम से सोरी अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटे दूसरी टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आता है, और जैसे ही उसकी नजर कृतिका की तरफ हरकत पर जाती है, वो अपने कदम उस तरफ बढ़ा देता है। किस सोच में पड़ी है मेरी जान, जो उसे इतनी भी भनक नहीं पड़ी कि मैं आ चुका हूँ। सूर्य की आवाज़ सुनते ही कृतिका तुरंत अपने सेंसेस में आती है और अपने पीछे खड़े सूर्य को देख कहती है, पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन है, शायद पहली बार मैं कॉलेज में एज ए प्रोफेसर जा रही हूँ। इसी कारण मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बीवी इसी कारण मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बीवी इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो सकती है, और अगर तुम यही सोच सोच कर परेशान हो रही हो तो मत हो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मेरी जान नहीं कर सकती। इतना बोल वो कृतिका को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लिए बेड की तरफ चल पड़ता है। छोड़ो मुझे सूर्य, क्या कर रहे हो? कृतिका गुस्से में सूर्य को घूरते हुए कहती है। प्यार करने ले जा रहा हूँ। सूर्य एक शरारती मुस्कान लिए उसे देख कहता है, सोचना भी मत, 3-3 बच्चे हैं हमारे, कुछ तो शर्म कर लिया करो आप। कृतिका उसी तरह सूर्य को घूरते हुए कहती है, 3 का नंबर ठीक नहीं होता तो सोच रहा हूँ 3 से बढ़ाकर 4 कर दूँ। सूर्य कृतिका को बेड पर पटक तुरंत उसके ऊपर आते हुए कहता है। कृतिका की मासूम शकल देख सूर्य की हंसी छूट जाती है और वो उसी तरह हंसते हुए कहता है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे कैसे रोकना है। चलो ठीक है, जो करना है सैटरडे नाइट को करेंगे, ताकि मेरी जान दूसरे दिन अच्छी तरह आराम कर सके, लेकिन याद रखना उस रात सोने के बारे में सोचना भी नहीं। सूर्य की बातें सुन कृतिका वापस से अपने होठों पर पाउट बना उसी तरह मासूमियत से कहती है, जैसे आपकी मर्जी, अब छोड़े भी मुझे अभी नहीं, क्योंकि आज मुझे पेस्ट्री खाने का मन हो रहा है। सूर्य एक तिरछे मुस्कान लिए कहता है और तुरंत उसके होठ दोनों हाथ अपने हाथ में एक पकड़कर सिर के ऊपर लॉक कर देता है। सूर्य की हरकत देख कृतिका का मुंह खुला रह जाता है और वह तुरंत उसे घूरते हुए कहती है, सूर्य नो, और वैसे भी आपको डायबिटीज है, ज़्यादा पेस्ट्री खाएंगी तो बढ़ जाएगा। नहीं मेरी जान, ये पेस्ट्री खाने से मेरा डायबिटीज कम हो जाएगा। इतना बोल वो बिना देरी किए कृतिका के होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगता है। सूर्य प्यार से कृतिका को पेस्ट्री कहता था। एक लंबी किस के बाद सूर्य एक लंबी सांस छोड़ कृतिका को अपने सीने से लगा उसके बालों को सहलाने लगता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता है, सो जाओ मेरी जान। इतना बोल वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसने ये सब बस कृतिका को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था और उसका मकसद भी पूरा हो गया था, क्योंकि कृतिका अभी बहुत ही आराम से उसके सीने पर अपना सिर रखे सो रही थी। अगली सुबह लिविंग हॉल सोरिका अपने कंधे पर बैग टांगे कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। वैसे तो प्रतिभा भी उसके साथ ही जाने वाली थी, लेकिन एक इमरजेंसी आने के कारण वह सुबह-सुबह ही हॉस्पिटल चली गई थी। तभी तन्वी उसके सामने दही से भरा एक चम्मच बढ़ाते हुए कहती है, "शौर्यिका ये खाइए ताकि आपका दिन बहुत अच्छा जाए।" शौर्यिका तुरंत दही खाते हुए तुरंत झुककर तन्वी के पाँव छूती है। तभी तन्वी उसे तुरंत अपने सीने से लगा उसके माथे को चूमते हुए कहती है, "नहीं बच्चे, बेटियाँ तो घर की लक्ष्मी होती है, पाँव छूते हुए अच्छी नहीं लगती। घर की लक्ष्मी तो आप भी हो ना मासी, तो क्या हो गया? आप एक लक्ष्मी अगर एक लक्ष्मी दूसरी लक्ष्मी के पैरों को छुए तो।" शौर्यिका तन्वी को देख मुस्कुराते हुए कहती है। जिसे सुन सबकी हंसी छूट जाती है, क्योंकि सभी को पता था कि सोरिका से बातों में कोई नहीं जीत सकता था। उसके बाद सोरिका एक-एक कर वहाँ मौजूद सभी का आशीर्वाद लेती है। इस वक्त समर जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सूर्य को एक सुंदर सा पेन देते हुए ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, जिसे देख सूर्य को वे पल याद आ जाता है जब कृतिका पहली बार कॉलेज जा रही थी। सूर्य को खुद में खोया देख सूर्यिका उसके सीने से लग उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, क्या हुआ पापा, आप मम्मा के ख्यालों में खो गए? तभी सूर्य उसके माथे को चूम मुस्कुराते हुए कहता है, सही पकड़े हो आप, मैं भी आपकी मम्मा के ख्यालों में ही था। एक समय में था जब आपकी मम्मा ने अपना कॉलेज करियर शुरू किया था, और अब देखो हमारी बेटी कॉलेज जाने वाली, गॉड ब्लेस यू बच्चे। तब सूर्या की नज़र वहीं कोने में खड़ी नूर पर जाती है, और वो जैसे ही अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है, नूर वहाँ से चली जाती है, जिसे देख सूर्यिका का चेहरा मुरझा जाता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, और जब वो पलट कर देखती है तो गुड़िया उसे देख कर कहती है, नहीं बच्चे, उदास नहीं होते, आप अपनी उस मासी को भी समय दो, वे जो आपसे प्यार करेगी। तभी सूर्य एक नज़र गुस्से से नूर को घूर तुरंत अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है, प्रिंस से चलो, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। सूर्य की बात सुन सूर्यिका थोड़ा जिद करते हुए कहती है, नहीं पापा, मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी और आप जिद नहीं करोगे प्लीज। इतना बोल वो वापस ऊपर की तरफ भागते हुए चली जाती है। सूर्यिका युवान के कमरे में भागते हुए आती है और बेड पर बेजान लेटे युवान को देखी फिर एक बार मायूस हो जाती है। वो युवान का हाथ अपने हाथों में थामे प्यार से कहती है, चाचू आज आपकी लिटिल प्रिंसेस कॉलेज जा रही है। मैंने सुना था आप मम्मा को अपनी गाड़ी में कॉलेज ले जाते थे और साथ में लाते भी थे। मैं भी सिर्फ आपके साथ ही कॉलेज जाऊंगी, और जब तक आप ठीक नहीं होते मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी, और यही मेरी जिद है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। इतना बोल वो युवान के कमरे से निकल जाती है। उसकी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी तन्वी ने सुन ली थी। सूर्यिका ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। एक धमाके की आवाज़ के साथ सूर्यिका की कार बीच सड़क पर रुकती है। अचानक कार रुकने के कारण सूर्यिका जो पिछली सीट पर बैठी अपना फ़ोन यूज कर रही थी, उसका फ़ोन हाथ में से छूटकर नीचे गिर जाता है। तब उसके कानों में गुस्से से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सामने उसका ड्राइवर बाहर निकल किसी से माफ़ी मांग रहा था, और सामने खड़ा शख्स उस पर चिल्लाए जा रहा था। सूर्यिका उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाती। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तब वे गुस्से से बाहर
निकलती है और बिना उस शख्स का चेहरा देखे ही कहती है, सही कहा है किसी ने, समझदार इंसान की पहचान उसकी भाषा से होती है, कपड़े से नहीं। जैसे ही उस शख्स के कानों में सोरिका की आवाज़ जाती है, वो ड्राइवर के पीछे खड़ी सोरिका को देखता है और अपनी आंखों से ब्लैक सन ग्लासेस उतारकर अपनी गहरे आई से उसे देखते हुए खुद से कहता है, ये तो सोरिका प्रताप है। अदेत के चेहरे को देख एक पल तो सोरिका भी अपनी जगह जम जाती है, लेकिन खुद को संभाल अदेत को गुस्से से घूरने लगती है। सोरिका अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर उसे घूरते हुए कहती है, लो अब अच्छी तरह देख लो, सामने ही खड़ी हूँ तुम्हारी। वॉट नॉनसेंस, क्या आप फालतू की बातें बोले जा रही हो? क्या कहा तुमने पहले? वो शख्स गुस्से से सोरिका देखते हुए कहता है, जो अभी एक ब्लैक ही सी नी लेंथ फ्रॉक पहने उसके सामने खड़ी थी। ठीक ही तो कहा मैंने, मतलब तुम खुद को देख लो। शरीर पर कीमती सूट डाला हुआ है, लेकिन भाषा एकदम गंवारों वाली निकल रही है। क्या तुम्हें अपनी उम्र और इन अंकल की उम्र में फर्क नजर नहीं आता, जो तुम इनसे इस तरह ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हो? सोरी की तीखी बातें सुन अदेत खुद से कहता है, नो डाउट ये उसी सूर्य सी प्रताप की बेटी है। साले प्रताप के अंदर इतनी आग आती कहाँ से है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना इन सभी को इनकी ही आग में जलाने के लिए। अदेत कुछ सोच हल्का मुस्कुराते हुए एक कदम सोरिका के करीब बढ़ थोड़ा उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, वैसे कपड़े तो तुमने भी काफी अच्छे पहने हुए हैं। इतना बोल वो सोरिका को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर वापस उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, लेकिन भाषा तो तुम्हारी भी खराब ही है, खराब ही निकल रही है। मतलब क्या तुम्हें मेरे और अपनी उम्र में कोई फर्क नजर नहीं आता? अदेत का उल्टा जवाब सुन सोरिका अपना एक कदम तुरंत पीछे लेते हुए कहती है, अब क्या करूँ, जो जैसी भाषा में बोलेगा उसी सी भाषा में जवाब देना मेरी आदत है। ड्राइवर सोरेका को रोकते हुए कहता है, सोरेका बीबी रहने दीजिए ना, गलती मेरी ही थी। सोरेका अदेत को देख गुस्से से कहती है, देखा ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर भी आप उन पर चिल्लाए जा रहे थे। और रही बात आपके नुकसान की, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पापा को बोल आपको इससे भी अच्छी गाड़ी दिलवा दूंगी। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। इतना बोल वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। अदेत उसकी जाती हुई गाड़ी को देखते हुए कहता है, सोरेका सी प्रताप देखती जाओ आज तुम्हारा दिन मैं कैसे खराब करता हूँ। गवार बोलकर गई हो तुम मुझे, अब तुम्हें इस गवार से ही जिंदगी भर सीख लेनी पड़ेगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। इतना बोल वो वापस चश्मा डालकर वहां से निकल जाता है। टॉपफोर्ड यूनिवर्सिटी सोरिका की कार यूनिवर्सिटी से बाहर आकर रुकती है। वो कार से बाहर आकर एक नज़र पूरी यूनिवर्सिटी को देखती है, जो करीब करीब एक पूरे शहर जितनी बड़ी थी। सोरिका के अंदर हल्का हल्का डर तो था, लेकिन वो डर वो अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि वो सोरी और कृतिका की बेटी थी। हर छोटी छोटी बातों से वो डरा नहीं करती थी। सोरिका खुद को हिस्सा हिम्मत देकर कार का दरवाजा खटाक से बंद कर अपने कदम यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा देती है। वैसे तो यूनिवर्सिटी में सबके सब अमीर और हाई फाई यो स्टेटस के ही बच्चे थे, लेकिन सोरेखा का रुतबा ही अलग लग रहा था। उसने अभी एक ब्लैक फुल नीली स्लीव फ्रॉक पहना हुआ था, जो उसके घुटने तक था, जिसके ऊपर व्हाइट रेशम का बहुत ही बारीकी से काम किया हुआ था। पैरों में स्नीकर्स, हाथों में बट फिलिप की घड़ी और कंधे पर महंगा बैग। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसकी कीमत शायद ही वहाँ मौजूद स्टूडेंट को ना पता हो। लेकिन एक चीज़ जो सोरेखा की सबसे अलग थी, वो थी उसके चेहरे की सुंदरता, उसकी मासूमियत और उसकी सिटी। सोरेखा को फिलहाल समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाए, क्योंकि कॉलेज बहुत बड़ा था। हर एक बिल्डिंग में अलग अलग कोर्सेज की क्लासेज हो रही थी। वहाँ मौजूद ढेर सारी बिल्डिंग को देख सोरेखा अपना सिर पकड़ मुंह बनाते हुए कहती है, हे भगवान कहाँ जाऊँ मैं और किससे पूछूं, क्योंकि यहाँ तो कोई भी सीधी तरह देख ही नहीं रहा, बोलना तो दूर की बात है। सोरेखा अपना सिर झटक कर अपने कदम यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा देती है। वो डिसाइड करती है कि जो बिल्डिंग सामने होगी उसी के अंदर जाकर गार्ड से पूछ ले कि नहीं कर सकते मैं, ये जाने दो प्लीज। अचानक से सोरेखा के कान में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, जो रोते हुए किसी से रिक्वेस्ट कर रही थी। उस आवाज को सुन सोरेखा को समझते देर नहीं लगती कि कॉलेज के सीनियर्स किसी की रैगिंग कर रहे हैं। सोरेखा तुरंत उस तरफ जाती है जहाँ से उसे आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े कुछ स्टूडेंट पर जाती है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। वो भी किसी को घेरे हुए थे और उस पर जोर जोर से हंस रहे थे। उन सीनियर की हरकत देख सोरेखा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से से चीखती है, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों तुम लोग परेशान कर रहे हो किसी को? सूर्य की आवाज़ सुन उन सभी स्टूडेंट की नज़र अब सूर्यका पर टिक जाती है। उस ग्रुप के लड़के जहाँ सूर्यका की खूबसूरती को देख अपने होश हवास खो गए थे, वहीं ग्रुप की लड़कियां को सूर्यका से बिना बात की जलन होने लगी थी। तब सूर्यका उन सबके सामने खड़ी होकर कुछ बोलने को होती है। उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो अपना दुपट्टा अपने सीने पर लगाए रो रही थी। सोरेखा तुरंत उसे अपनी तरफ खींच गुस्से से उन सभी स्टूडेंट को घूरते हुए कहती है, तुम लोगों को पता नहीं है रैगिंग बैन है इंडिया में। अगर मैं ये बात प्रिंसिपल को जाकर बता दूं ना तो तुम सबको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। सूर्यका की बात सुन उस ग्रुप की एक लड़की जिसने एक शॉर्ट वन पीस से पहना था, वो जोर से हंसते हुए उसके सामने आती है और अपने दोनों हाथ फोल्ड कर उसे घूरते हुए कहती है, यू वॉट एवर, जो कोई भी हो, इस कॉलेज के प्रिंसिपल की धमकी जो मुझे तुम दे रही हो ना, तो जरा सही से पता कर क्या वो प्रिंसिपल मेरे डैड है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही आज कॉलेज में पहला और आखिरी दिन है। वो लड़की अपनी बात खत्म कर कुछ बोलती तभी उसके कानों में सोरिका के हंसने की आवाज आने लगती है, जिसे देखो हैरान हो जाती है। तब सोरिका उस लड़की के करीब जाकर धीरे से उसके कान में कहती है,
मिस जैस्मिन, अपने बाप के नाम पर उछलना बंद करो, क्योंकि अगर मैं अपने बाप को बीच में लाऊंगी ना, तो ना तो तुम्हारा बाप यहाँ रहेगा और ना तुम। इतना बोल वो अपने आई विंकर उस लड़की का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाती है, जिसकी सब मिलकर रैगिंग कर रहे थे। सोरेका का जवाब सुन जैस्मिन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तभी एक लड़का उसको शांत करते हुए कहता है, कम ऑन बेबी, जस्ट चिल। इसमें चिल करने वाली क्या बात है समर्थ? जैस्मिन गुस्से से उस पर चिल्लाती है और हाथ अपने कंधे से झटक गुस्से से वहां से निकल जाती है। वहीं जैस्मिन के जाते ही समर्थ के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। तभी उसका दोस्त धीरे से उसके कान में कहता है, लगता है भाई अब बंदी बदलने का सोच रहे हैं। उस लड़के की बात सुन समर्थ एक टेढ़ी मुस्कान लिए जाती हुई सोरिका को देखते हुए कहता है, आ आग है ये लड़की आग, और जो मजा आग खेलने में से है ना किसी और में नहीं। आज नहीं तो कल उसे मेरे बिस्तर पर आना ही होगा। वहीं इधर सोरिका उस लड़की को गार्डन एरिया में लगे एक बेंच पर बैठाकर उसके सामने पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहती है, रिलैक्स, अब सब ठीक है, डरो मत। तभी वो लड़की एक बार में ही पूरी बोतल एक ही सांस में खत्म कर एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस लड़की की मीठी आवाज सुन सोरिका तुरंत अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा मुस्कुराते हुए कहती, हाय मैं सोरिका, और तुम? तब वे लड़की भी अपना हाथ उससे मिलाते हुए कहती है, मेरा नाम त्रिशा है। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बिल्कुल तुम्हारी आवाज की तरह ही मीठा निकला। वैसे एक बात बोलूं, मेरे मम्मा पापा हमेशा कहते हैं जो डरता है ना लोग उसे और डराते हैं। तो आज के बाद उन इन जैसे लोगों से डरना बंद करो, समझी? सोरेका थोड़ी सीरियस आवाज में तृषा को देखकर कहती है, मेरे तो ना पापा है और ना मम्मा, फिर कौन देगा मुझे हिम्मत? इस कारण थोड़ा डर के ही रहना पड़ता है। तृषा की बात सुन सोरेका को अच्छा नहीं लगता और वे तुरंत उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, आज के बाद ऐसा मत बोलना, क्योंकि अब मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने मम्मी और पापा से मिलवाऊंगी। वैसे तुम यहाँ किस डिपार्टमेंट से हो? मेडिकल, तेरे साथ तुरंत बोलती है और उसके चेहरे पर ये बोलते हुए एक बड़ी मुस्कान आती है। मेडिकल सुन सोरेका मन में बोलती है, मम्मा तिरसा को देख खुश हो जाएगी, क्योंकि उन्हें इसी तरह के लोग पसंद है, इनोसेंट टाइप। और तृषा तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। थोड़ी ही देर में फिर से मिलने का बोल दोनों ही अपनी अपनी क्लासेज की तरफ चल पड़ती है, क्योंकि दोनों का ही आज फर्स्ट डे था तो कोई भी लेट नहीं होना चाहता था। वहीं कुछ दूर खड़ा देव बहुत देर से सोरिका की ये हरकत को देख रहा था। उसका जैस्मिन को जवाब देना, तिरसा को बचाना, यह सब देख वो मुस्कुराते हुए कहता है, लड़की है तो बहुत दबंग, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, तभी तो इसका दिल तोड़ूंगा और दर्द होगा। सूर्य को इतना बोल वो स्टाफ रूम की तरफ चल देता है। इधर सूर्य का लगभग भागते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, तभी उसका एक पैर दूसरे में पैर में जाकर फंसता है और वह मुंह के बल फर्श पर गिरने ही वाली होते ही कोई उसे पकड़ कर अपने सीने से लगा लेता है। उस शख्स के सीने से लगते ही सोरेगा को पता नहीं क्या हुआ। वे एक सुकून महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वे किसी अपने बहुत अपने के सीने से लगी है। तभी सोरिका के कानों में एक भारी आवाज पड़ती है, कीडो आ ठीक हो आप, तो हटो नहीं तो मैं अपनी क्लासेज के लिए लेट हो जाऊंगा। उस भारी आवाज को सुन सोरे के मुंह से तुरंत निकलता है, पापा। खुद के लिए पापा सुन वो शख्स जो अंश था उसे घूरते हुए कहता है, मैं किस एंगल से आपको पापा जैसा लगता हूँ? आई थिंक हमारी उम्र भी सेम है। तब सोरेगा की नजर अंश के चेहरे पर जाती है और उसकी भूरी भूरी आंखों को देख वो खुद से कहती है, यह तो बिल्कुल पापा जैसा है, इसकी आवाज भी पापा की तरह ही है। कहीं सोरेगा के दिमाग में कुछ आता है और जैसे ही वो अंश को कुछ बोलने को होती है, वहां कोई था ही नहीं। अंश को ना देख सोरेगा चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर उसे देखने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता और अंत में वो अपनी क्लास की तरफ चल पड़ती है। क्लासरूम सोरिका क्लास के फर्स्ट बेंच पर बैठी अपने और अंश की मुलाकात को याद कर रही थी। उसके दिमाग से अंश का चेहरा निकल ही नहीं रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर अपने कमरे में लगी अपने 4 दिन के भाई की तस्वीर को याद करते हुए कहती है, क्यों लग रहा है कि कोई अपना है ये। तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और अदैत अपने हाथ में लैपटॉप लिए अंदर आता है। पहले ही उसकी नजर परेशान सोरिका पर जाती है। अदैत के आते ही सभी स्टूडेंट एक साथ खड़े होकर उसे मॉर्निंग विश करते हैं, जिसके जवाब में अदित अपने हाथों के इशारे से ही सबको बैठने का बोलकर सोरिका को घूरने लगता है, क्योंकि वह अभी तक नहीं उठी थी और बस चुपचाप बैठी फ्लोर को घूरे जा रही थी। तभी एक लड़की की नजर अदित की नजरों का पीछा कर जब सोरिका पर आकर रुकती है, तब वे तुम सोरिका के कंधे को हिलाकर धीरे से कहती है, स्टैंड अप, प्रोफेसर आ गए हैं, कहाँ खो गई हो तुम? उस लड़की की आवाज़ सुन सोरेका तुरंत अपने सेंसेस में आती है और जब उसकी नज़र अपने सामने खड़े अपने सब्जेक्ट प्रोफेसर पर जाती है, तब उसके मुंह से अचानक निकल जाता है, आप यहाँ? अदैत को अपनी क्लास में देख सोरेका का चेहरा गुस्से से थमथमाने लगता है, लेकिन वो कुछ कर दिया कहती उससे पहले उसके कानों में सभी स्टूडेंट की आवाज़ पड़ती है, जो अदैत को गुड मॉर्निंग सर बोलकर विश कर रहे थे। सोरेका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वे जो देख रही है वो सच में उसके साथ हो रहा है। जिस शख्स को उसने कुछ देर पहले 4 बातें सुना कर आई है, यहाँ तक कि गंवार भी बोल कर आई है, वही शख्स उसका प्रोफेसर निकला, वो भी मैन सब्जेक्ट का। सूर्य का पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, आर यू श्योर? ये हमारे प्रोफेसर ही है, कोई और तो नहीं? सोरिका की बात सुनो लड़की अद्वैत को बहुत प्यार से घूरते हुए कहती है, यही हमारे, हाँ, यस यही हमारे न्यू और हैंडसम प्रोफेसर है। विनीता, तू बिना लड़का देखने की आहें भरने लगती है, आखिर है क्या इस आदमी के में? सोरिका उस लड़की को देख अपनी भौं सिकोड़ कर कहती है। तभी उसके कान में अद्वैत की एक भारी आवाज आती है, लगता है
आप यहाँ पढ़ने नहीं बस टाइम पास करने आई हैं। सोनिका सिर प्रताप अदेत की बातें सुन सोनिका को तो गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत कर बहुत इज्जत के साथ अदेत को देखकर कहती है, नो नो सर, मैं बस कुछ पूछ रही थी और कोई बात नहीं है। सोनिका के मुंह से इतनी नरम आवाज सुन अदेत के होठ हल्के मुड़ जाते हैं, जिसे वो तुरंत ठीक कर अपना लैपटॉप खोल उसे प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हुए सभी स्टूडेंट का एक एक करके इंट्रो लेने लगता है। जब बारिश सोनिका की आती है और वे अपना इंट्रो देती है, तब अदेत उसे नीचा दिखाने के लिए कहता है, सोनिका सिर प्रताप, कहीं आप सूर्य सिंह प्रताप की बेटी तो नहीं? अदेत का सवाल सुन सोनिका तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाकर मुस्कुराते हुए कहती है, यस सर, वो मेरे पापा है। लेकिन उसकी मुस्कान अदेत की अगली बात सुनकर गायब हो जाती है। लेकिन देखिए मिस प्रताप, अपने पिता का नाम लेकर बढ़ने से अच्छा है आप खुद का अपना नाम कीजिए, क्योंकि यहाँ और भी लोग हैं जो अपने बलबूते पर कुछ करने आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कारण अब उनका सपना अधूरा रह जाए। अदेत एक से तैनी मुस्कान ले सूर्यका को देखते हुए कहता है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए सर, क्योंकि मैं सिर्फ सूर्य सिंह प्रताप की बेटी नहीं बल्कि कार्तिका सूर्य सिंह प्रताप की भी बेटी हूँ। शायद आप जानते होंगे उन्हें बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट का अवार्ड हर साल उन्हें ही मिलता है, और जब उन्होंने सूर्य सिंह प्रताप के नाम का फ़ायदा नहीं उठाया तो मैं क्यों उठाऊंगी? और वैसे भी उस ये नाम मेरे पापा को कोई खैरात में नहीं मिला है, दिन रात मेहनत की है उन्होंने ये नाम बनाने के लिए। तो आप रिलैक्स होकर पढ़ाइए, आपको सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनने की गारंटी मैं देती हूँ। सूर्य का अपनी आंखों में एक गुरूर लिए अदेत को करारा जवाब देती है। अदित बात को आगे ना बढ़ाते हुए कहता है, होप ऐसा ही हो, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी ही देर में अदित अपनी क्लास लेने लगता है, लेकिन वो एक बात नोटिस कर रहा था कि जहाँ सभी लड़कियां अब उसको आहे भर रही थी, वहीं सोरिका का पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था। वो एक नज़र उसे देख भी नहीं रही थी। वहीं इधर अंश अपने कंधे पर बैग टांगे कान पर ईयरफोन्स लगाए अपनी क्लास की तरफ जा रहा था और ईशानी से बातें भी कर रहा था। अंश बात करते ही क्लास में आता है और सबसे लास्ट बेंच पर बैठ जाता है। जब अंश की नज़र एक लड़के पर जाती है जो अपने सामने बैठी लड़की की पीठ को बार बार छूकर उसे परेशान कर रहा था, उस लड़के की हरकत देख अंश की भौहें सिकुड़ जाती है और वे अपनी जगह से उठकर सबसे फर्स्ट बेंच पर आता है जहां वो लड़की बैठी थी। ये उसके भी वे उसके पास अपना बैग जोर से पटक कर पीछे खड़े बैठे लड़के को घूरते उस लड़की के बगल में बैठ जाता है। अंश के बैठने के बाद वो लड़का उस लड़की को परेशान करना छोड़ देता है। वो लड़का अपनी काली आंखों से अंश को देखकर धीरे से कहती है, थैंक यू। अंश तंज भरे शब्दों में कहता है, अगर तुम खुद पलटकर उसे एक थप्पड़ जड़ दी होती ना तो तुम्हें मुझे ये कभी भी दूसरों को थैंक यू कहना ना पड़ता। इतना बोल वो जैसे ही उस लड़के की तरफ देखता है उसके मासूम चेहरे में कहीं खौफ आ जाता है। लड़की अपनी नजरें धीरे से कहती है, कुछ हुआ है क्या आपको? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? अंश अपने सेंसेज में आता है और अपनी नजरें फेर कर थोड़ा रूड होकर कहता है, मैं क्यों देखूंगा तुम्हें, और तुम्हारे में ऐसा है क्या जो कोई भी तुम्हें देखे? अंश की बात उस लड़की को इंसल्टिंग लगती है, इसलिए वो अपनी नजरें हटाकर किताब देखने लगती है। अंश मन में कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? मैंने कई लड़कियों के साथ रात गुजारी है, फिर इसे देख मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही है? अब समझा। लेकिन ये लड़की इतनी आसानी से मेरे करीब आने से रही। एक ना एक दिन तो इस अपने शेर का शिकार जरूर बनाऊंगा। तभी सभी बच्चे खड़े होने लगते हैं। दरवाजे से मुस्कुराते हुए कृतिका अपने हाथों में लैपटॉप पकड़े अंदर आती है और सबको बैठने का इशारा कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। कृतिका की नजर अंश के पास बैठे लड़के पर जाती है, जिसकी मासूमी में देख कृतिका को खुद का वह पल याद आने लगता है जब वे चुपचाप बैठा करती थी। तभी कृतिका की नजर अंश पर जाती है, जिसमें उसे सूर्य की छवि नजर आती है। कृतिका बहुत प्यार से कहती है, बच्चे आपका नाम क्या है और आपके पेरेंट्स का? अंश बिना खड़े हुए कहता है, मेरा नाम अंश सिंघानिया है और आपको मेरे पेरेंट्स से कोई देना नहीं है, तो उनका इंट्रो आप छोड़ ही दो। कृतिका गुस्से में से खड़े होकर कहती है, क्या आपको मैनर्स नहीं है आपके अपने प्रोफेसर से बात करने की? मैडम जस्ट सिल, मैनर्स का यहाँ क्या अचार डालना है? आपको पढ़ाने के पैसे मिलते हैं और मैं पढ़ने के पैसे देता हूँ, बात खत्म। अपनी अंश अपनी सीट पर और प्रेशर पर बैठते हुए कहता है। कृतिका अपने मन में कहती है, कैसा बदतमीज बच्चा है, लगता है इसके माँ बाप कुछ सिखाते नहीं है। फिर कृतिका अपना क्लास लेना शुरू कर देती है। कृतिका क्लास खत्म होने के बाद कृतिका निकल जाती है। अंश अपना हाथ पास बैठी लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हाय तर्षा, माय स्वेल अंश, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? एक्चुअली मुझे तुम बहुत अच्छी लगी पूरी क्लास में। तरसा हाथ मिलाते हुए कहती है, क्यों नहीं, और आज तो आपने मेरी हेल्प की है। अंश और तरसा मुस्कुराते हुए क्लास से बाहर निकलते हैं। उन्हें भीड़ लगी दिखाई देती है। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक क्लास में फ्रेशर पार्टी रखी गई है, जिसमें आना कंपलसरी है। तब तरसा और अंश की नजर सामने से आती शोरिका पर जाती है। शोरिका तुरंत आकर तरसा के गले लगते हुए कहती है, पता चला तुम्हें, नेक्स्ट वीक फ्रेशर पार्टी है जिसमें हमें ब्लैक साड़ी पहन कर आना है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तब शोरिका की नजर अंश पर जाती है। त्रिशा कहती है, शोरिका मीट अंश, हम सेम क्लास में ही हैं। सोनिका हाथ बढ़ाते हुए कहती, हाय अंश, क्या हम भी दोस्त बन सकते हैं? अंश सोनिका के चेहरे को देख मन में कहते हैं, खूबसूरत लड़की को देख मेरे दिल में बस एक ही ख्याल आता है, लेकिन इसे देख मुझे अपनी सोच गंदी क्यों लग रही है? सोनिका हाथ मिलाते हुए कहती, हेलो ब्रो, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए आप? अंश कहता है, किसी सोच में नहीं घूमा कीड़ो, या आपने मुझे कीड़ो क्यों कहा, जबकि हमारी एज तो सेम लग रही है? सोनिका कहती है, आप भी तो मुझे बुरा बोल रही है ना। अंश जवाब देता है और दोनों हंसने लगते हैं। और
सूर्य ओह नो! सूर्यिका ज़ोर से चिल्लाती है। सूर्यिका गाना सुनते हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसकी नज़र किसी की प्रोफ़ाइल पर जाती है जो एज ए प्रो सजेशन उसको दिख रहा था। वो प्रोफ़ाइल किसी और का नहीं बल्कि अदैत का था, जिसे देखो तुरंत उसका प्रोफ़ाइल खोलती है और जैसे ही अदैत का प्रोफ़ाइल खोलती है उसमें उसे अदैत की ढेर सारी तस्वीर दिखाई देती है। तभी सूर्यिका की नज़र अदैत की एक शर्टलेस तस्वीर पर जाती है जो जिसे वो खुद ही आराम से ज़ूम करते हुए देखने लगती है। वो तस्वीर अदैत के जिम एरिया की थी जहाँ उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने नीचे एक ट्रैक पैंट पहना हुआ था और मिरर सेल्फी ली हुई थी जिसमें उसके एब्स और उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। सूर्यिका उसकी तस्वीर देखते हुए इतनी बिजी हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह अदैत की सारी तस्वीरों को कब लाइक करना शुरू कर देती है। सूर्यिका अभी भी अदैत की तस्वीरों में ही डूबी हुई थी, तभी उसको अपने इंस्टाग्राम पर एक न्यू मैसेज शो करता है जिसे देख वो खुद से बोलती है, इतनी रात कौन मैसेज कर सकता है। सूर्यिका बिना देरी के ही जैसे ही मैसेज खोलती है वहाँ अदैत का मैसेज देखो तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसके हाथ अचानक से कांपने लगते हैं क्योंकि अदैत एक के बाद बहुत सारे मैसेज कर रहा था। हे सोनिका, क्या हुआ? क्या आपको मेरी तस्वीर इतनी पसंद आ गई है कि आपने कुछ ही मिनटों में सारी पिक्चर्स को लाइव कर दिया? क्या हुआ? अब कुछ तो बोलो। अदिति के मैसेज एक के बाद एक आते जा रहे थे और सोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। आर यू देयर मिस सोनिका? आखिर में सोनिका हिम्मत कर अदिति को रिप्लाई करती है, यस सर। वो आपकी आईडी अचानक से सामने आ गई तो सोचा देख लूं और आपकी पिक्चर फूल से लाइक हो गई थी। वहीं इधर अपने कमरे में बैठा आदित्य जब सोनिका का जवाब देखता है तब वो एक भी स्माइल करते हुए खुद से कहता है, अचानक कुछ नहीं होता बेबी, ना मैं अचानक से तुम्हारी जिंदगी में आया था और ना तुम्हारे इंस्टाग्राम में। अदित याद करता है कि थोड़ी देर पहले वो खुद सोरेगा की आईडी को देख रहा था लेकिन उसका प्रोफाइल लॉक था जिस कारण वो कुछ नहीं देख नहीं पाया और इसी कारण सोरिका को अदित की आईडी दिखी थी। अदित बात को और आगे ना बढ़ाकर एक और मैसेज टाइप करता है। उसका दिल तो कर रहा था कि सूर्या को फॉलो रिक्वेस्ट खुद भेजे लेकिन वो चाहता था कि सूर्य का पहल करे, इसी कारण वो एक मैसेज टाइप कर ऑफलाइन हो जाता है। इट्स ओके, अब आप सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है और अगर रात देर तक जागोगे तो सुबह टाइम से उठ नहीं पाओगे। गुड नाइट। अदित का ये मैसेज देख सूर्यका की जान में जान आती है और वह भी तुरंत अपना इंस्टाग्राम बंद कर फोन में साइड में रख देती है। सूर्यका ने जैसे ही अपना फोन साइड में रखा उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत अपना फोन उठाकर आरवी के भेजे मैसेज को देखती है और थोड़ी ही देर में उस लिंक पर जाकर एक रोमांटिक प्रोफेसर और स्टूडेंट के नॉवेल को पढ़ने लगती है। सूर्य का स्टडी रूम। सूर्य गुस्से में रोनित को घूरते हुए कहता है, क्या मतलब है कि पता नहीं चला? 18 साल हो गए हैं और अभी तक मैं अपने बच्चे को खोजने में फेर रहा हूँ। तुम्हें पता भी है कभी कभी मुझे अपनी पत्रिका से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। खुद को पावरफुल इंसान बोलता था लेकिन अपने बच्चे को बचा नहीं पाया मैं। सर ये किसी की सोची समझी साजिश थी, सब पहले से प्लान था क्योंकि वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे। उस एम्बुलेंस को छोड़कर कोई भी गाड़ी वहाँ से गुजरी नहीं थी और जब पुलिस ने वो एम्बुलेंस चेक की थी तो उसमें कोई प्रेग्नेंट औरत थी जिस कारण पुलिस ने उसे आगे बढ़ने दिया और एक्सीडेंट के बाद भी जब हम आगे तक पहुंचे दूसरा बेबी वहाँ था ही नहीं। रोहित की बात खत्म होते ही सूर्य उसे अपना हाथ दिखाकर बाहर जाने को कहता है। उसके जाते ही वह सीट से अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, कौन हो सकता है वह जिसने सूर्य सिंह प्रताप के हाथों से उसका बच्चा छीन लिया और नजरों में भी नहीं आया। अचानक सूर्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती और वह गुस्से से हाँफते हुए कहता है, जिस दिन वो मेरे हाथों लगा ऐसे मौत दूंगा कि दूसरी जिंदगी नाम से भी डर लगने लगेगा। बोर में ही एक मेंशन के अंदर अदित अपने सामने बैठी सयानी जी को देख मुस्कुराते हुए कहता है, खोल शुरू हो गया है मॉम और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। वो सूर्य की प्रिंसेस खुद मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, कहीं तुम भी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो? सयानी जी तिरछी मुस्कान लिए कहती, ओह नो मॉम, आप तो जानते हो ना मेरे दिल में किसी भी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है और उसे तो मेरा हाथ अंत में मौत नसीब होनी, उसे कैसे दिल लगा सकता हूँ? इतना बोल अदित अपने कमरे की तरफ चल जाता है। टॉप फोर्ड यूनिवर्सिटी। सूर्य अपने क्लास की तरफ जा रही थी लेकिन उसके कदम आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे अदित का सामना करने में अब थोड़ी झिझक हो रही थी लेकिन क्लास तो करना ही था, इसलिए सूर्य का हिम्मत कर अपनी क्लास की तरफ आ गई थी। थोड़ी ही देर में अपनी क्लास में पहुंच गई थी। पहुंचकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और तभी अदित की क्लास में एंट्री होती है जिसे देख सभी क्लास के स्टूडेंट अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। तभी चोरिका की नज़र भी अदित पर जाती है जिसे देख वो भी तुरंत खड़ी हो जाती है। सभी स्टूडेंट एक साथ गुड मॉर्निंग के अदित को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी अदित अपनी जगह पर खड़े होकर लैपटॉप के प्रोजेक्टर में कनेक्ट करते हुए अपने हाथों से सभी को बैठने का इशारा करता है और बिना सूर्यका को एक नज़र देखे अपना लेक्चर शुरू कर देता है। वहीं जब सूर्यका को यह एहसास होता है कि अदित उसे एक नज़र भी नहीं देख रहा तो उसे एक सुकून का एहसास होता है क्योंकि कल रात जो हुआ उसके दिमाग में घूमे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अदित अगर उसके सामने आया और अगर उस बातों पर चर्चा हुई तो वो क्या जवाब देगी। लेकिन अदित को खुद को इग्नोर करते देख सूर्यका को कहीं ना कहीं अब थोड़ा थोड़ा बुरा भी लगता है। क्यों बुरा लगता है ये शायद वो भी नहीं जानती। देखते ही देखते अदित अपनी पूरी क्लास देख लेता है और लेकिन वो एक नज़र भी सूर्यका को नहीं देखता। लेकिन ऐसा सूर्य को लग रहा था क्योंकि अदित की नज़र जब से क्लास में आया था उसी पर टिकी हुई थी। लेकिन वो क्या सोच रहा था और वह
ऐसा क्यों ऐसा कर रहा था ये तो बस वो ही जाने, लेकिन उसकी ये बेरुखी भरी नज़र सूर्यका को कहीं न कहीं खल रही थी। अपना क्लास अच्छे से ख़त्म कर। अदित्य अब सभी मौजूद स्टूडेंट पर एक नज़र डाल हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि सभी को पता है कल आप लोगों की फ्रेशर पार्टी है, तो आप एंजॉय करो। जो भी क्लास है वो हम उसके बाद लेंगे, और आज आप लोगों को कोई होमवर्क भी नहीं दूंगा, ताकि आप लोग कल के लिए अच्छे से खुद को प्रिपेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। इतना कि अदित्य वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो तब भी एक नज़र सोरिका को नहीं देखता, जिस कारण सोरिका को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगता है। अदित्य के जानते ही सभी स्टूडेंट भी एक एक कर क्लास से निकलने लगते हैं, लेकिन सोरिका भी वहीं की वहीं बैठी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे आखिर ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि वह खुद थोड़ी देर पहले यही चाहती थी कि अदित्य उसे देखे ना, उस बारे में कुछ बोले ना। उसे अदित्य के सामने आने में भी डर लग रहा था, लेकिन अब जब अदित्य ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा, तो सोरिका को यह बात हर्ट कर रही थी। लेकिन सोरिका खुद को मजबूत कर खुद के सर को झटकते हुए कहती, अरे सोरिका, तू तो पागल हो गई है क्या? क्यों पागल हो गई? क्यों तू सोच रही है? चल बाहर, त्रिशा वेट कर रही होगी। इतना बोल सोरिका भी अपना बैग उठा अपने सारे सामानों को अच्छे से बैग में रख क्लास से निकल जाती है। क्लास से निकल सोरिका गार्डन एरिया में आती है, जहाँ सब स्टूडेंट अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज मॉर्निंग के थे। तभी सूर्य की नजर तिरछा पर जाती है, जो हमें कोने की सीट पर बैठकर अंश से हंसते हुए बात कर रही थी। अंश को देख और उसके मुस्कुराते चेहरे को देख सोरिका को अपने पिता सूर्य की छवि नजर के सामने आ जाती है। वो थोड़ा सीरियस होकर खुद से कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का पापा की तरह क्यों दिख रहा है मुझे? कहीं ये वो तो नहीं जिसे हम बचपन से ढूंढ रहे हैं? कहीं ये मेरा भाई तो नहीं? लेकिन तभी सोरिका के दिमाग में कुछ आता है, और वो अपने हाथ सर को झटक खुद से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि अगर मेरा भाई इसी शहर में होता तो पापा तो उसे कब का ढूंढ के निकाल लिए होते। ये वो नहीं है, लेकिन फिर भी देखती हूँ। इतना बोल सोरिका अपने कदम त्रिशा और अंश की तरफ बढ़ा देती है। वहीं इधर अंश और त्रिशा हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी सोरिका उनके बीच में बैठ उन दोनों को देखते हुए कहती है, अरे आप दोनों तो कितनी जल्दी अच्छे दोस्त बन गई। ऐसी क्या बातें हो रही थी जो आप इतने हंस हंस के बातें कर रहे थे? सोरिका की बात सुन तरसा उसके कंधे पर हाथ रख हल्का हंसते हुए कहती है, अरे सोरिका, कुछ मत पूछ। आज क्लास में क्या हुआ? एक लड़के ने बहुत फनी बात की। सारे स्टूडेंट हंस रहे थे, हम लोग बस भी इसी बात को लेकर हंस रहे थे। तो वहीं अंश जो चुपचाप बैठा था तिरसा को देख खुद से कहता है, शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ। कितनी बेवकूफ़ है ये लड़की कि एक अनजान लड़के से कितनी जल्दी फ्रैंकली बातें कर रही है। इसे तो पता नहीं कि शायद समझ में नहीं पाए कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। बस कल की पार्टी में इसे अपने नीचे ना लाया तो मेरा नाम भी अंश सिंघानिया नहीं। वहीं अंश के मकसद से अनजान तिरसा उसके हाथों पर अपना हाथ रख मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हो गए? तभी अंश उसके हाथों को वापस अपना हाथ रखते हुए कहता है, कुछ नहीं तरसा, बस सोच रहा हूँ कि तुम दोनों कितनी अच्छी हो। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो तुम दोनों जैसी मेरी फ्रेंड मिली, वरना जब यहाँ आया था तो मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा कोई दोस्त भी बनेगा। अंश के मुँह से सोरिका जैसे ही सुनती है कि वे कहीं से आया है, वो तुरंत उसकी तरफ देखते बोलती है, आपने कहा आप यहाँ आए हो, मतलब आप पहले कहीं और रहते थे क्या? सोरिका का सवाल सुनो अंश थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ, मैं पहले लंदन में रहता था, कुछ दिन पहले ही अपने बड़ों के साथ यहाँ आया हूँ। वे इसी यूनिवर्सिटी के बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर है। प्रोफेसर का नाम और बिजनेस मैनेजमेंट का सुन सोरेका के मुंह से तुरंत निकलता है। अजय सिंघा ने सोरेका के मुंह से अपने भाई का नाम सुन अंश हैरान नजरों से देखते हुए कहता है, हाँ, वही है मेरे बड़े भाई और मेरे सब कुछ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानती हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।